फर्ज करें एक फार्मर है, मतलब उसने मार्केट की सबसे महंगी प्रीमियम फीड खरीदी है, बेहतरीन जेनेटिक्स वाले चूजे हैं, शेड का जो क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है वो बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट है और वैक्सीन्स भी टॉप टियर हैं, लेकिन फिर भी फ्लॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। सही। मतलब टारगेट वेट अचीव नहीं हो रहा। बिल्कुल टारगेट वेट नहीं मिल रहा और मोर्टालिटी रेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। ऐसा क्यों होता है? असल में उस शेड में एक चीज़ ऐसी है जो उन मुर्गियों को बिल्कुल खामोशी से अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। एक ऐसी चीज़ जिसे आम तौर पर बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हाँ, ये वाकई पूरी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। क्योंकि जब हम फार्म मैनेजमेंट की बात करते हैं ना, तो सारा फोकस न्यूट्रिशन और बायोसिक्योरिटी पर होता है। ऐसा ही है। और यही वजह है कि आज के इस घेरे मुताले में हम एक ऐसे सच पर रोशनी डालेंगे जो इस तस्वुर को हिला कर रख देता है। हमारे पास 2024 की एक इंतहाई अहम साइंटिफिक रिसर्च है जो ईरान के शहर मरागे से आई है, और साथ ही पाकवाटर वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम्स का तवील डेटा और तस्वीरें मौजूद हैं। तो इन दोनों ज़राए का मुकम्मल जायजा लेंगे कि क्या मुर्गियां वाकई पानी पी रही हैं या धीरे धीरे जहर। सही। क्योंकि पानी जो कि पोल्ट्री डाइट का सबसे बड़ा हिस्सा है वॉल्यूम के हिसाब से, वो अक्सर बस एक बैकग्राउंड नॉइज बनकर रह जाता है। ये मुताला वाज़ेह करता है कि पानी सिर्फ प्यास बुझाने की चीज़ नहीं है। अच्छा, इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज का मौजू सिर्फ पानी नहीं है, बल्कि वो हिडन किलर है जो नज़र नहीं आता। बिल्कुल। बल्कि ये वो मीडियम है जो या तो नशोनुमा को बूस्ट करेगा या एफसीआर को बुरी तरह तबाह कर देगा। और मसला ये है कि ये तबाही आंख से नजर नहीं आती। सही कहा। ज़्यादातर फार्म्स में तो ये समझा जाता है कि अगर पानी साफ दिख रहा है तो वो ठीक है। यही सबसे बड़ी गलती है। मतलब क्लियर पानी को सेफ समझ लेना। जराए बताते हैं कि 90% फार्म्स में पानी के अंदर बैक्टीरिया, पीएच का अदम तवाजुन और हाई टीडीएस मौजूद होता है। यानी ये बिल्कुल ऐसा है जैसे शीशे के ग्लास में बिल्कुल शफाफ पानी हो, देखने में क्रिस्टल क्लियर हो, लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर उसे देखा जाए तो उसके अंदर एक मैदान जंग सजा हुआ हो। ये साफ पानी का जो तसव्वुर है ना, ये दरअसल बहुत धोखा देने वाला हो सकता है। सही। दरअसल ये क्रिस्टल क्लियर होने का धोखा ही सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अगर पानी गडला होना तो फार्मर फौरन एक्शन लेता है, लेकिन शफाफ पानी के अंदर मौजूद ये इनविजिबल एलिमेंट्स सीधा मुर्गियों के गट को, यानी आंतों को अंदर से डैमेज करते हैं। ओह! यानी सीधा गट हेल्थ पर अटैक होता है। एग्जैक्टली। और गट हेल्थ का सीधा ताल्लुक इम्यूनिटी और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन से है। जब आंतों की लाइनिंग, जिसे विली कहते हैं, इन अनसीन पैथोजेंस की वजह से डैमेज होती है ना, तो फीड चाहे कितनी ही प्रीमियम हो, जिस्म उसे एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता। तो मुर्गी खुराक तो ज़्यादा खाती है, लेकिन उसका वज़न नहीं बढ़ता। बिल्कुल यही होता है। वो एनर्जी वजन बढ़ाने के बजाय सिर्फ उस माइक्रोस्कोपिक मैदाने जंग में गट को रिपेयर करने में ज़ाया हो जाती है। और यहाँ हम सिर्फ अंदाजों पर बात नहीं कर रहे हैं, इस मैकेनिज्म को क्वांटिफाई किया गया है। 2024 की जो इब्राहिमी और उनके साथियों की रिसर्च है, वो बहुत दिलचस्प है। उन्होंने रॉस 308 ब्रॉयलर्स पर तहकीक की। हाँ, इस रिसर्च का डिज़ाइन ही सबसे बड़ी खूबी है। उन्होंने 240 मुर्गियों को 5 मुख्तलिफ पानी के ज़राए पर रखा, ए, बी, सी, डी और ई, और फिर लाइफ साइकिल को फेजेस में ब्रेक डाउन किया। सही। तो शुरुआती दिनों में क्या नतीजा निकला? मेरा मतलब है जो ग्रोअर पीरियड होता है। जो ग्रोअर पीरियड था, यानी 11 से 24 दिन तक, उस दौरान पानी के मुख्तलिफ ज़राए का कोई ख़ास असर रिकॉर्ड नहीं हुआ। उस वक्त सब ग्रुप्स तकरीबन एक जैसा परफॉर्म कर रहे थे। उसकी वजह शायद ये है कि उस वक्त पानी का इस्तेमाल कम होता है। एक वजह तो ये है, लेकिन इसमें एक और फैक्टर भी है। उस फेज में चूज़ों को विटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और मोलासेस काफ़ी मिकदार में दिए जाते हैं। ये चीज़ें पानी में मौजूद नुकसानदेह असरात को मास्क कर देती हैं। अच्छा, यानी वो सप्लीमेंट्स एक ढाल का काम करते हैं और असर को दबा देते हैं। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही फिनिशर पीरियड शुरू होता है, यानी 25 से 42 दिन के दरमियान,
तो ये बफर खत्म हो जाता है, मुर्गी का वाटर कंजम्पशन पीक पर होता है। और यहाँ आकर कहानी बिल्कुल उलट जाती है। फिनिशर फेज में असरात इंतहाई वाज़े थे। सोर्स बी, जिसे शुमाली इलाके का पानी कहा गया, उसने सबसे बेहतरीन वजन और एफसीआर दिया। सही। ओह, और जो सोर्स से था, यानी कंट्रोल ग्रुप, उन मुर्गियों ने पानी पीना ही कम कर दिया, उनका वजन गिर गया और एफसीआर बढ़ गया। एक ही शेड और एक जैसी फीड, सिर्फ पानी का सोर्स अलग, और नतीजा देखें। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस तब्दीली का गोश्त की बनावट पर कोई असर नहीं हुआ। कार्कस ट्रेट्स यानी सीना और रान की बनावट पर पानी का कोई नुमाया असर नहीं था। वेट रियली? वजन कम हुआ लेकिन स्ट्रक्चर वही रहा। एग्जैक्टली पानी मुर्गी के जिस्म की बनावट को तब्दील नहीं कर रहा था, बल्कि उस वजन तक पहुंचने की एफिशिएंसी को तब्दील कर रहा था। यानी एफसीआर खराब हो गया। मुर्गी ने वही वजन हासिल करने के लिए कहीं ज्यादा फीड खा ली। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? तो इस सब का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि महंगी से महंगी फीड और दवाइयाँ बेकार हैं अगर पानी का केमिस्ट्री ठीक नहीं? बिल्कुल, अगर पानी की केमिस्ट्री ठीक नहीं तो सब बेकार है। दोनों सोर्सेस का डेटा देखें तो सारा खेल मिनरल्स, टीडीएस और पीएच का है। तो अगर हम मिनरल्स की बात करें, मिसाल के तौर पर क्लोराइड, सोर्स ए में क्लोराइड बहुत ज्यादा था ना? हाँ, और हाई क्लोराइड सिर्फ जायका खराब नहीं करता, बल्कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को खराब कर देता है, जिससे पानी का पीना ही कम हो जाता है। सही, पानी नहीं पिएंगी तो ज़ाहिर खुराक भी नहीं खाएंगी। फिर एक और बड़ा मसला पाक वाटर के डेटा में मैग्नीशियम और सल्फेट का है। ये दोनों मिलकर तो एप्सम सॉल्ट बनाते हैं। एग्जैक्टली और एप्सम सॉल्ट आंतों में जाकर डायरिया या वेट ड्रॉपिंग्स का सबब बनता है। गीला लिटर हो जाता है शेड में। और गीला लिटर का मतलब है अमोनिया गैस और रेस्पिरेटरी बीमारियां। एक और चीज, हाई आयरन का भी तो जिक्र है। हाँ, आयरन की ज्यादा मिकदार हो तो वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को बहुत तेजी से बढ़ाती है। आयरन बैक्टीरिया की खुराक बन जाता है। ये तो मिनरल्स की बात हो गई। पीएच लेवल कैसे मुतासिर करता है? डेटा में बताया गया है कि हाई पीएच हो तो दवाइयां असर नहीं करती। सही। हाई पीएच यानी एल्कलाइन पानी में महंगी दवाइयाँ और वैक्सीन्स अपना असर खो देती हैं, वो बेअसर हो जाती हैं। और अगर लो पीएच हो तो वो आंतों में जलन पैदा करता है। जलन पैदा करता है यानी डाइजेशन रुक जाती है। बिल्कुल। और फिर इन सब पैरामीटर्स को कंपाउंड करता है टीडीएस यानी टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। ज्यादा टीडीएस गुर्दों पर बोझ डालता है। किडनीज पर लोड बढ़ जाता है। खासतौर पर गर्मियों में हीट स्ट्रेस और बढ़ जाता होगा। हाँ, हीट स्ट्रेस में बर्ड ऐसी थकन का शिकार हो जाता है जहां रिकवरी नामुमकिन होती है। लेकिन देखें, कीमियाई मसाइल तो अपनी जगह हैं। इन जराए ने एक और मसले को हाईलाइट किया है जो प्योरली बायोलॉजिकल है। जब पानी की लाइनों यानी पाइप्स के अंदर फाफौंदी या जाले बन जाते हैं, जिसे बायोफिल्म कहते हैं, ये तो एक डिजीज फैक्ट्री बन जाती है। बायोफिल्म का कॉन्सेप्ट फार्म पर ठीक से समझा नहीं जाता। ये सिर्फ जाला नहीं है, ये एक हाईली स्ट्रक्चर्ड ढाल है। पाइप वाटर सोर्स बताता है कि बायोफिल्म पाइप्स में चिपक जाती है और अपने अंदर खतरनाक बैक्टीरिया को महफूज कर लेती है। खतरनाक बैक्टीरिया यानी ई कोलाई, सैल्मोनेला, कैम्पिलोबैक्टर और माइकोप्लाज्मा वगैरह। एग्जैक्टली ये उस स्लाइम लेयर के अंदर पनप रहे होते हैं। तो मतलब ये ईपीएस लेयर जो है ये बैक्टीरिया को दवाइयों से बचाती है और रोजाना कंटामिनेशन बढ़ाती है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर के साथ जोड़ें तो बायोफिल्म एक शील्ड की तरह काम करती है। फार्मर चाहे जितनी मर्जी सफाई कर ले, अगर लाइन के अंदर बायोफिल्म मौजूद है तो फ्लॉक हमेशा बीमारी के रिस्क में रहेगा। यानी फार्मर को लगता है उसने टैंकी में दवा डाल दी तो मसला हल हो गया, लेकिन अंदर बैक्टीरिया तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के बैठे हैं। सही। क्लोरिनेशन सिर्फ बायोफिल्म की ऊपरी सतह को साफ करती है। अंदर वाले बैक्टीरिया दोबारा मल्टीप्लाई करके पानी में शामिल हो जाते हैं। ये तो वाकई एक भयानक सूरत हाल है। इस मसले का अमली हल क्या है फिर? यहाँ पाक वाटर जो 1999 से काम कर रहा है, उनकी फराहम करदा मालूमात और तस्वीरों को अगर देखें बगैर उनकी तस्दीक या हिमायत किए, बस एक इम्पार्शियल रिव्यू के तौर पर, तो उसमें आरओ प्लांट्स और माइक्रोफिल्ट्रेशन का जिक्र है। हाँ,
उन सिस्टम्स की तस्वीरों में 5000 जीपीडी से लेकर 20,000 जीपीडी तक के आरओ सिस्टम्स दिखाए गए हैं। इनमें सैंड फिल्टर्स, कार्बन फिल्टर्स और क्लोरिनेशन टैंक्स लगाए होते हैं। साथ ही एंटी स्कलन टैंक्स और कंट्रोल पैनल्स भी हैं। इनमें जो माइक्रोफिल्ट्रेशन सिस्टम्स हैं, जिसमें नीले फिल्टर्स और शफाफ बना मैले पानी की तस्वीर दी गई है, वो बैक्टीरिया को कंप्लीटली रोकते हैं। बिल्कुल। इन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पीएच बैलेंस होता है, टीडीएस कंट्रोल में आता है और बायोफिल्म हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। यानी दवाइयों का असर बढ़ जाता है और एफसीआर बेहतर होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है। आरओ यानी रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम्स तो पानी से तमाम मिनरल्स निकाल देते हैं, तो क्या वो मुर्गियों के लिए नुकसानदेह नहीं होगा? एक डेड पानी। ये कंसर्न काफी लोग उठाते हैं, लेकिन इसका असल मकसद पानी से फजूल और जहरीले अनासिर को निकाल कर एक साफ बुनियाद फराहम करना होता है, जिसे हम क्लीन स्लेट कहते हैं। अच्छा, यानी पानी में अपनी तरफ से कोई केमिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली ताकि मुर्गी सिर्फ वही न्यूट्रिएंट्स ले जो उसे फीड में स्पेसिफिकली दिए जा रहे हैं, बिना किसी रुकावट के। न्यूट्रिशनिस्ट ने फीड में पहले ही सब कुछ बिल्कुल कैलकुलेट करके डाला होता है। सही। यानी अगर पानी में मिनरल्स होंगे तो फीड की कैलकुलेशन आउट हो जाएगी। बिल्कुल। साफ पानी फीड के साथ मिलकर ऑप्टिमल डाइजेशन देता है। अगर इस सारी बहस का नतीजा निकाला जाए, तो किसी भी पोल्ट्री फार्म की कामयाबी का इन्हिसार सिर्फ महंगी फीड पर नहीं, बल्कि प्योरली पानी पर होता है। क्योंकि मुर्गियां आम तौर पर खुराक के मुकाबले में दुगना पानी पीती हैं। हाँ, और शदीद गर्मी में तो ये मिकदार 4 गुना तक बढ़ सकती है पानी। और अगर उस पानी की क्वालिटी ठीक नहीं, तो सब कुछ ज़ाया हो गया। आखिर में इस सारी गुफ्तगू से जुड़ा एक ऐसा ख्याल सामने आता है जो वाकई फिक्र अंगेज है, एक बिल्कुल नई सोच को जन्म देता है। वो कैसे? क्या ख्याल है? देखें, अगर पानी की क्वालिटी इतनी खामोशी से किसी मुर्गी की फीड को गोश्त में तब्दील करने की सलाहियत को यानी एफसीआर को तबाह कर सकती है, और वो भी गोश्त की ज़ाहिरी बनावट में कोई निशान छोड़े बिना, तो ज़रा सोचिए कि हमारे दीगर ज़राती निज़ामों में पानी के ये ना दिखने वाले अनासिर कितनी खामोशी से ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचा रहे होंगे। ओह, वाह! ये तो वाकई एक बहुत गहरी बात है ना? जबकि दुनिया भर में हम सिर्फ खाद और बीज पर फोकस करते रहते हैं कि क्रॉप्स अच्छी हो जाएं या डेयरी अच्छी हो जाए। ये पानी की इनविजिबल केमिस्ट्री कितना बड़ा किरदार अदा कर रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर मज़ीद तहकीक और गौर की बहुत ज़रूरत है।